शाम के वक्त किसी भी बड़े शहर के एक बहुत ही बिजी चौराहे को देखें, मतलब कितनी ज्यादा भागदौड़ होती है वहां। गाड़ियां हैं, बसें हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं। हाँ, हर किसी को बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है। बिल्कुल, सबको जल्दी है। तो जरा सोचिए, अगर उस पल अचानक से वो सारी ट्रैफिक लाइट्स बुझ जाएं और वहां से ट्रैफिक पुलिस भी गायब हो जाए, हाँ। तो क्या होगा? अरे बाप रे, वो तो मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक भयंकर ग्रिडलॉक बन जाएगा। एग्जैक्टली कोई भी अपनी जगह से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर तरफ सिर्फ हॉर्न का शोर होगा और गाड़ियां आपस में टकराएंगी। और पता है, वो स्थिति दरअसल एक बहुत गहरे सच को दर्शाती है। मतलब भौतिक विज्ञान का एक नियम है एंट्रोपी, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्था या केओस की तरफ बढ़ती है। सही कहा। और मानव समाज भी इससे कुछ अलग नहीं है। जब हजारों लाखों लोग एक सीमित जगह पर कुछ सीमित संसाधनों के साथ रहते हैं, तो बिना किसी समन्वय के वो समाज तुरंत उसी ट्रैफिक ग्रिडलॉक की तरह ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। हाँ, लोग अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए बस एक दूसरे से उलझने लगेंगे। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा का आधार भी तय होता है। द डीप डाइव में आज हम उसी अंतिम, मतलब सबसे बड़े और अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड कर रहे हैं, जो हमारी पूरी सभ्यता को उस भयंकर ग्रिडलॉक से बचाता है, यानी सरकार। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये यूपीएससी लेवल के, मतलब कक्षा 6 के नोट्स हैं जिनका मुख्य विषय है सरकार क्या है। अब कोई भी सोच सकता है कि इतने जटिल विषय को समझने के लिए कक्षा 6 के नोट्स ही क्यों? बिल्कुल, ये सवाल आना लाजमी है ना? पर इसका कारण ये है कि जब किसी बहुत ही विशाल और जटिल मशीन को समझना हो, तो सबसे पहले उसकी सबसे बेसिक ब्लूप्रिंट को देखना पड़ता है। मतलब ये चर्चा सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये उस सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने के लिए है जो ये तय करता है कि हमारे घरों में पानी आएगा या नहीं, या हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी या नहीं। हाँ, और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। मतलब ये विषय को भारी भरकम राजनीतिक सिद्धांतों में नहीं उलझाता। ये सीधे तौर पर इस बात पर प्रहार करता है कि आखिर इंसानों को एक तीसरे, एक तटस्थ पक्ष की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो शुरुआती मानव कबीलों में रहता था, जहां अक्सर जो सबसे ताकतवर होता था ना, बस वो ही फैसले लेता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे जैसे हमने खेती करना शुरू किया, बस्तियां बसाईं और संपत्ति का विचार पनपा, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगे। हाँ, जमीन को लेकर या जानवरों को लेकर। बिल्कुल। तब समाज को यह एहसास हुआ कि अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर ही न्याय करने लगेगा, तो हम कभी विकास नहीं कर पाएंगे। हमें एक ऐसे ढांचे की जरूरत थी जो निर्णय ले सके, नियम तय कर सके और पूरे समाज का प्रबंधन कर सके। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जी। क्या इंसान सच में इतने आक्रामक हैं कि उन्हें हमेशा एक मैनेजर या किसी संस्था के कंट्रोल की जरूरत ही पड़े? अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम ये मान ले कि ज्यादातर लोग बस शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो क्या ये पूरा संस्थागत ढांचा बस एक बोझ नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज नजरिया है। ज्यादातर लोग निश्चित रूप से शांति ही चाहते हैं, लेकिन असली समस्या इरादे की नहीं है। असली समस्या संसाधनों के आवंटन की है। संसाधनों के आवंटन थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब मान लीजिए एक नदी है और उसके किनारे दो अलग अलग बस्तियां बसी हैं। अब दोनों को उस पानी की जरूरत है। ठीक है। अब अगर कल को पानी कम पड़ जाए, तो दोनों बस्तियों के लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही होते हुए भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। ओहो, हाँ, दोनों को सरवाइव करना है। बिल्कुल। तो सरकार वो संस्था है जो इस टकराव को, इस असहमति को हिंसा में बदलने से रोकती है। वो तय करती है कि संसाधनों का बंटवारा आखिर कैसे होगा। समझ गई। और इस स्रोत सामग्री में भी स्पष्ट रूप से यही बताया गया है कि सरकार के बिना एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की तो कल्पना करना ही नामुमकिन है। ये संसाधनों के आवंटन वाली बात सुनकर ना, मुझे स्रोत सामग्री के सबसे दिलचस्प हिस्से की याद आ गई। मतलब नोट्स में जब सरकार के रोजमर्रा के कामों की लिस्ट दी गई है, तो वो किसी विरोधाभास जैसी लगती है। विरोधाभास कैसे? मतलब एक तरफ उसमें लिखा है कि सरकार का काम है सड़कें बनाना, स्कूल चलाना और अस्पताल खोलना,
ठीक है। हाँ, बुनियादी चीजें। हाँ, बुनियादी चीजें। लेकिन वही दूसरी तरफ लिखा है प्याज और ईंधन की कीमतें नियंत्रित करना, और फिर उसी सूची में आगे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटना। हाँ, ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। वही तो, मतलब ये बहुत अजीब लगता है कि जो संस्था परमाणु पनडुब्बियों और सेना की रणनीतियों को संभाल रही है, वही संस्था इस बात को लेकर भी माथापच्ची कर रही है कि सब्जी मंडी में प्याज के दाम कितने चल रहे हैं। और यही एक सरकार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास है। मतलब उसे एक ही समय में एक माइक्रो मैनेजर और एक मैक्रो स्ट्रैटेजिस्ट दोनों की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। हाँ, मतलब प्याज और परमाणु बम। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब हम प्याज की कीमतों की बात करते हैं ना, तो वो केवल एक सब्जी का दाम नहीं है। तो वो क्या है? वो देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। अगर किसी बुनियादी जरूरत की चीज के दाम एकदम से बेतहाशा बढ़ जाएं, तो वो रातों रात लाखों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल सकता है। बाप रे, हाँ। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। एग्जैक्टली। और वहीं दूसरी ओर सीमाओं की सुरक्षा देश की संप्रभुता का सवाल है। दोनों ही चीजें किसी भी देश के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या ये सच में संभव है कि कोई एक ही संस्था इन दोनों पूरी तरह से अलग-अलग कामों में माहिर हो? मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी न्यूरो सर्जन से कह रहे हैं कि वो ब्रेन सर्जरी भी करे और फिर जाके अस्पताल की प्लम्बिंग भी ठीक कर दें। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? मतलब कोई भी एक व्यक्ति या एक संस्था इन दोनों मोर्चों पर एक साथ कैसे सफल हो सकती है? और यहीं पर हमारी स्रोत सामग्री हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म समझाती है। देखिए, सरकार कोई एक व्यक्ति या कोई एक कमरा नहीं है। ये संस्थाओं का एक बहुत विशाल और जटिल नेटवर्क है। हमारे नोट्स में इसका उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट, भारतीय रेलवे और भारत पेट्रोलियम जैसी संस्थाओं का जिक्र किया गया है। अच्छा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, सरकार इन अलग अलग संस्थाओं के जरिए ही अपने सारे काम करती है। जैसे अदालतें न्यायिक भूमिका निभाती हैं, वो विवाद सुलझाती हैं, और रेलवे जैसा ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्टिविटी बनी रहे। हाँ, और रेलवे तो उन जगहों पर भी जाती है जहां शायद मुनाफा ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोई भी निजी कंपनी शायद उन दूर दराज इलाकों में ट्रेन ना चलाए जहां उसे मुनाफा ना दिखे। लेकिन सरकार का काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कल्याण सुनिश्चित करना है। तो इसका मतलब है कि ये एक विशाल मशीनरी है जिसके कई सारे अलग अलग पुर्जे हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां मतलब 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, इतनी भौगोलिक विविधता है, अलग अलग भाषाएं हैं, जरूरतें हैं, वहां ये इतनी बड़ी मशीनरी अपने ही वजन से टूट क्यों नहीं जाती? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि यहाँ नोट्स में ना प्रशासन के 3 स्तरों का जिक्र आता है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। बिल्कुल। तो अगर इसे समझने के लिए एक कॉर्पोरेट एनालॉजी ली जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर है, यानी भारत सरकार, वो एक कंपनी के टॉप सीईओ की तरह है जो बड़ी रणनीतियां बनाता है, और राज्य स्तर के जो नेता हैं वो रीजनल मैनेजर्स की तरह काम करते हैं, और स्थानीय स्तर जैसे पंचायत या नगर पालिका, वो जमीनी स्तर के टीम लीडर्स हैं जो रोजमर्रा के ऑपरेशंस देखते हैं। देखिए, ये एनालॉजी सुनने में बहुत सटीक लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्छा, क्या पेंच है? एक कॉर्पोरेट कंपनी में जो सत्ता होती है ना, वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। मतलब अगर सीईओ को लगता है कि कोई रीजनल मैनेजर सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसे तुरंत नौकरी से निकाल सकता है। हाँ, वो तो है, बॉस तो बॉस है। लेकिन भारत के इस त्रिस्तरीय प्रशासन में ऐसा नहीं होता। ये दरअसल विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल है। ओके, तो ये अलग कैसे है? यहाँ राज्य सरकारें या स्थानीय पंचायतें केवल केंद्र सरकार की कर्मचारी नहीं है। संविधान ने उन्हें अपने अपने स्तर पर अधिकार दिए हैं। एक राष्ट्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को बिना किसी बहुत गंभीर संवैधानिक कारण के बर्खास्त नहीं कर सकती। ये तो एक बहुत ही अहम अंतर है। हाँ। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग बॉस होने की जरूरत ही क्या है? क्या सब कुछ दिल्ली से या किसी एक केंद्रीय राजधानी से नहीं चलाया जा सकता? अगर ऐसा किया गया तो वो इंफॉर्मेशन लेटेंसी की सबसे बड़ी समस्या पैदा कर देगा। इंफॉर्मेशन लेटेंसी मतलब जानकारी पहुंचने में देरी। एग्जैक्टली।
अब सोचिए, दिल्ली में बैठे किसी नीति निर्माता को ये कैसे पता चलेगा कि केरल के किसी सुदूर गांव में कुएं का पानी सूख गया है, या फिर गुजरात के किसी छोटे से कस्बे में सड़क की मरम्मत की जरूरत है। हाँ, वो तो न्यूज़ में भी नहीं आता। बिल्कुल। स्थानीय समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान हमेशा उन लोगों के पास होता है जो वहां रहते हैं। इसीलिए पंचायत और नगरपालिका जैसे स्थानीय स्तर बनाए गए हैं। समझ गई। और वहीं दूसरी ओर, एक पंचायत ये तय नहीं कर सकती कि किस देश के साथ हमें व्यापार समझौता करना है या सेना को कहां तैनात करना है। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर की जरूरत होती है। तो सत्ता को इस तरह बांटने से सिस्टम बहुत लचीला बनता है। तो सत्ता का बंटवारा जरूरी है, लेकिन जब आपके पास सत्ता के 3 अलग-अलग स्तर हों, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय, और सब अपने अपने फैसले ले रहे हों, तो उनमें आपस में टकराव तो लाजमी है ना। बिल्कुल, टकराव होता है। मतलब मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है कि एक नया हाईवे बनेगा, लेकिन स्थानीय स्तर के लोग कहते हैं कि भाई इससे तो हमारे खेत खराब हो जाएंगे। तो इस टकराव को रोकने का मैकेनिज्म क्या है? लोग अपनी मनमानी क्यों नहीं करते? उस टकराव को रोकने और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं कानून। हाँ, हमारी स्रोत सामग्री इस बात पर विशेष जोर देती है कि सरकार कानून बनाती है और उस देश में रहने वाले हर नागरिक को उनका पालन करना होता है। लेकिन देखिए, कानून केवल एक सूची नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत गहरा, बहुत ही जरूरी सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इस सामाजिक अनुबंध को अगर मैं थोड़ा और सरल करूं, मतलब अक्सर लोग कानूनों को एक बंदिश की तरह देखते हैं। हाँ, सही बात है। हमें लगता है कि यार हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हमें स्पीड लिमिट में चलना पड़ रहा है। तो क्या ये सच नहीं है कि कानून हमारी आजादी को कम कर देते हैं? देखिए, ये ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं ना, तो सच्चाई बिल्कुल उलट है। उलट है? कैसे? सोचिए, अगर समाज में कोई कानून ना हो तो आपके पास पूर्ण आजादी होगी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन समस्या यह है कि वही पूर्ण आजादी बाकी सभी लोगों के पास भी होगी। तब आपको अपनी ऊर्जा का 90% हिस्सा सिर्फ खुद को और अपनी संपत्ति को दूसरों से बचाने में लगाना पड़ेगा। मतलब कोई भी आकर मेरा सामान छीन सकता है। एग्जैक्टली। आप ना तो कोई नया आविष्कार कर पाएंगे, ना ही शांति से कोई व्यापार कर पाएंगे। हर समय बस एक डर बना रहेगा। अरे, ये तो फिर से वही ग्रिडलॉक वाली स्थिति हो गई जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। इसे इस तरह भी देखा जा सकता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का नियम है। नोट्स में इसका उदाहरण भी दिया गया है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको जुर्माना या जेल हो सकती है। हाँ। तो आप एक लाइसेंस केवल एक प्लास्टिक का टुकड़ा तो है नहीं, ये व्यक्ति और राज्य मतलब सरकार के बीच का एक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है ना? बहुत सही कहा आपने। आप सरकार को ये साबित करते हैं कि भाई आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं, और बदले में सरकार आपको ये आज़ादी देती है कि आप बेखौफ होकर सड़क पर चल सकें, क्योंकि आपको पता है कि बाकी लोगों को भी यही नियम मानना है। एग्जैक्टली। मतलब हम अपनी पूर्ण आज़ादी को सरेंडर करते हैं ताकि हमें सुरक्षित रहने की आज़ादी मिल सके। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। और यही पर ना अदालतें तस्वीर में आती हैं। जब कोई इस सामाजिक समझौते को तोड़ता है, यानी जब कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो सरकार का जो न्यायिक ढांचा है वो उस पर कार्रवाई करता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा दार्शनिक सवाल पैदा होता है जिस पर हमारी स्रोत सामग्री आगे बढ़ती है। अगर हम ये मान भी लें कि समाज को चलाने के लिए ये नियम और अनुबंध जरूरी हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नियम बनाएगा कौन? ये तय करने का अधिकार किसके पास है कि क्या सही और क्या गलत? बिल्कुल। तो मतलब सत्ता की चाबी किसके हाथ में है? स्रोत सामग्री ना सरकार के 2 मुख्य प्रकारों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। राजतंत्र यानी मोनार्की और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। हाँ, अगर इसे आज की तकनीकी दुनिया की भाषा में कहें तो मुझे लगता है कि राजतंत्र एक क्लोज्ड हार्ड कोडेड सॉफ्टवेयर की तरह है। अरे वाह, क्या एनालॉजी है ना? इसमें सत्ता बस राजा या रानी के पास होती है और कोड एक बार लिख दिया गया तो बस उसे बदला नहीं जा सकता। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। अगर कोई नियम गलत भी है तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इस एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इतिहास गवाह है कि जब भी एक क्लोज सिस्टम में खामियां आती हैं और वो यूजर का फीडबैक यानी जनता की आवाज नहीं लेता, तो वो सिस्टम सुधरने के बजाय पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। मतलब क्रांतियां। एग्जैक्टली।
इसे ही हम इतिहास में क्रांतियां या विद्रोह कहते हैं। राजा को अक्सर तब पता चलता था कि जनता भूखी है जब भीड़ एकदम महल के दरवाजे तक पहुंच जाती थी। तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। हाँ, फीडबैक मिलने में बहुत देर हो चुकी होती थी। और इसके ठीक विपरीत है लोकतंत्र, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह है। यहाँ नागरिक लगातार अपने वोट के जरिए बग रिपोर्ट्स या फीडबैक भेजते रहते हैं ताकि सिस्टम में सुधार होता रहे। बिल्कुल। सत्ता जनता के हाथ में होती है, लेकिन नोट्स यहाँ एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। मतलब हम यानी जनता सीधे तौर पर हर रोज जाकर संसद में तो कानून नहीं बनाते। हम अपने वोट से एक एक प्रतिनिधि चुनते हैं और उसे ये काम सौंप देते हैं। तो फिर क्या ये सच में जनता की सत्ता है? मतलब जब कानून हम बना ही नहीं रहे हैं तो शक्ति हमारे पास कैसे हुई? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी समझौता है। अब सोचिए, अगर भारत के 140 करोड़ लोगों को रोजाना सुबह उठकर इस बात पर वोट करना पड़े कि आज आयात शुल्क कितना होना चाहिए, बाप रे, या किस शहर में कौन सी ट्रेन चलनी चाहिए, तो समाज का कोई और काम हो ही नहीं पाएगा। हाँ, लोग ऑफिस कब जाएंगे? एग्जैक्टली। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र दरअसल श्रम के विभाजन का ही एक रूप है। हम कुछ लोगों को ये नौकरी देते हैं कि वो समाज के लिए नीतियां बनाएं। तो इसका मतलब है कि असली ताकत कानून बनाने में नहीं है? नहीं, असली ताकत उस कानून को बनाने वाले को नौकरी से निकालने की क्षमता में। ओह, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, चुनाव का असली महत्व केवल किसी को सत्ता में बिठाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा काम है सत्ता में बैठे लोगों के अंदर इस बात का डर बनाए रखना कि अगर उन्होंने जनता के हित में काम नहीं किया तो उन्हें वापस हटाया जा सकता है। जवाबदेही। बिल्कुल, ये जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी ही लोकतंत्र की असली आत्मा है। राजतंत्र में राजा को अपनी गद्दी खोने का वो दैनिक या आवधिक डर नहीं होता जो एक लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को होता है। और ये जवाबदेही वाली बात ना मुझे वोट देने के अधिकार के उस लंबे संघर्ष की याद दिलाती है। हाँ, जो स्रोत सामग्री के आखिरी हिस्से में बहुत गहराई से बताया गया है। हाँ, वो हिस्सा बहुत पावरफुल है। मतलब आज हम 18 साल के होते ही अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं जी। और इसे उतना ही स्वाभाविक मानते जितना सांस लेना। हाँ, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो ये अधिकार हमें कोई थाली में सजाकर तो मिला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये शायद आधुनिक मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे कठिन संघर्षों में से एक है। सच में। शुरुआत में जब कहा जाता था कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में है, तो उस जनता शब्द की परिभाषा बहुत ही संकीर्ण थी, बहुत सीमित थी। मतलब सब लोग जनता नहीं थे? नहीं, जनता का मतलब केवल वो गिने चुने पुरुष होते थे जिनके पास संपत्ति थी और जो पढ़े लिखे थे। समाज के बाकी लोग जैसे महिलाएं, गरीब, मजदूर और जो अशिक्षित वर्ग था, वो इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह अदृश्य थे। ये तथ्य ना मुझे हमेशा हैरान करता है कि इंसानों ने आसमान में हवाई जहाज उड़ाना पहले सीख लिया था। हमने टेलीफोन और गाड़ियां पहले बना ली थीं, लेकिन समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार इन सब के बहुत बाद मिला। हाँ, ये बहुत अजीब विडंबना है। मतलब अमेरिका में 1920 में और यूनाइटेड किंगडम में 1928 में जाकर महिलाओं को वोट देने का हक मिला, वो भी महिलाओं के एक बहुत लंबे और तकलीफदेह मताधिकार आंदोलन के बाद। बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में भी देखें तो आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासन में केवल एक बहुत छोटे से एक चुनिंदा वर्ग को ही वोट देने का अधिकार था। हाँ, और यहीं पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी जैसे नेताओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उनकी मांग केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने तक सीमित नहीं थी। तो और क्या थे? उनकी मांग एक नए समाज के निर्माण की थी जहां हर एक व्यक्ति की आवाज की कीमत बिल्कुल बराबर हो। और इसी का नतीजा है कि भारत ने आजादी के तुरंत बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया। ये वास्तव में मानव इतिहास का एक बहुत ही रैडिकल, मतलब एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग है। बिल्कुल है। अगर एक पल के लिए इसके दार्शनिक पहलू पर गौर किया जाए, एक बहुत बड़े अरबपति उद्योगपति का वोट और सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले के वोट का जो गणितीय मूल्य है वो बिल्कुल समान है। हाँ, दोनों की कीमत सिर्फ एक है। और मुझे लगता है ये समानता का विचार ही प्रतिनिधि लोकतंत्र को एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो
जो उस अराजकता को रोक सकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर सिस्टम केवल कुछ अमीर या ताकतवर लोगों के ही हित साधेगा तो बाकी की जनता तो अंततः उस सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो ही जाएगी ना। तो मतलब समानता कोई सिर्फ आदर्शवादी विचार नहीं है, ये एक व्यावहारिक जरूरत है सिस्टम को बनाए रखने के लिए। बहुत खूब। यही इस पूरे विषय का सार है। हमारी शोध सामग्री भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि लोकतंत्र का असली आधार समानता, भागीदारी और हर नागरिक का प्रतिनिधित्व ही है। एक सफल सरकार वही है जो केवल सत्ता का इस्तेमाल न करे, बल्कि उस सत्ता को समाज के हर कमजोर और मजबूत वर्ग के प्रति समान रूप से जवाबदेह बनाए। बिल्कुल सही। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम समेटें, हाँ, तो हमने ये देखा कि सरकार केवल कुछ सरकारी इमारतों या फाइलों का नाम नहीं है। ये वो अदृश्य और जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस संभावित ग्रिडलॉक और अराजकता से हमें हर दिन बचाता है। बिल्कुल बचाता है। ये संसाधनों के आवंटन के विरोधाभास को संभालती है, न्याय की व्यवस्था को कायम रखती है, 3 स्तरों पर सत्ता को बांटकर एक विशाल देश का मैनेजमेंट करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब एक ऐसे अनुबंध के तहत होता है जहां हमारी सुरक्षित रहने की आजादी के बदले हम कुछ नियमों को स्वीकार करते हैं। एकदम सही। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम कभी भी परफेक्ट या परिपूर्ण नहीं होता। ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस है जिसमें लगातार सुधार की गुंजाइश और आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और इसी सुधार की गुंजाइश को देखते हुए मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो भविष्य के नजरिए से बहुत प्रासंगिक लगता है। अच्छा, क्या है वो? आज हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात की, जहां करोड़ों लोगों का एक साथ कानून बनाना व्यवहारिक नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो तब की बात थी जब भौगोलिक दूरियां बहुत बड़ी थीं। आज के इस इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में जब जानकारी बस कुछ ही सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है और हम सब एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो भविष्य में ये ढांचा कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा समय आ सकता है जब हमें कानून बनाने के लिए प्रतिनिधियों या नेताओं की जरूरत ही ना पड़े? मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ, क्या नागरिक सीधे अपने स्मार्टफोन से किसी बड़े राष्ट्रीय फैसले या नए कानून पर स्वाइप करके अपना वोट देंगे? क्या तकनीक हमें अंततः प्रतिनिधि लोकतंत्र से हटाकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक बिल्कुल नए युग में ले जाएगी? ये तो एक बहुत ही जबरदस्त विचार है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आसपास के इन स्थापित सिस्टम्स को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करता है। श्रोताओं, इस विचार पर स्वयं मंथन कीजिएगा। हमारी आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।